Hello learners, welcome back. My name is Anandita Giri, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश टेन्योर्स। सो आप सभी को पता है जो आपके एग्जाम्स है ऑन द वे हैं, एग्जाम्स आ ही चुके हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या आप पूरी तरीके से रेडी हैं सो दैट आप इस बार बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं? अगर नहीं तो कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स। सो क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है, बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्रैश कोर्स, जहां पे आपके जितने भी डाउट्स है एग्जाम्स को लेके बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। सो क्या क्या होंगे इस डाउट्स क्लियर में? आपको इस क्रैश कोर्स में आपको जितने भी आपको प्रॉब्लम है अपने सब्जेक्ट से कि कैसे पेपर को सेट करना है, कैसे आपके पेपर को आपको अटेंड करना है, या फिर कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, आप सभी को समरी के साथ साथ बैकग्राउंड, थीम, जितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उन सभी के ऊपर बात करेंगे। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को कैसे आपको सोल्यूशन करना है, कैसे आपको आंसर करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस होगी वो बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पॉइंट दैट डाउट सेशन। इंस्टेंटली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपको जो भी डाउट होगा आपका उसी टाइम क्लियर किया जाएगा, सिर्फ लिटरेचर के ऊपर नहीं बल्कि आपके जो ग्रामर सेक्शन है, कैसे ग्रामर को क्रैक करना है, कैसे राइटिंग सेक्शन को क्रैक करना है, ये भी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि जो राइटिंग सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो उसको कैसे स्कोर करना है, उसमें कैसे मार्क्स लेके आना है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। सो जो हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं, क्रैश कोर्स है जो स्टार्ट होने वाली है 7 नवंबर से, जिसकी प्राइस है लिमिटेड ऑफर दैट इज 797। आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी बात हम करेंगे कि कैसे आपको ये एक्सेस होगा ये पैकेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, दैट इज इंग्लिश के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्रैश कोर्स मिल सकते हैं। देखिए दैट इज सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। आप सभी इन सब को भी बाय कर सकते हैं। क्रैश कोर्स बहुत अच्छे प्राइसेस में है, बहुत लिमिटेड सीट्स है इसमें। जाइए और रजिस्टर कीजिए ना। रजिस्टर आपको करना कैसे? कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है पहले गूगल क्रोम में। जैसे आप गूगल क्रोम में जाएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे टेन्योर्स.in। जैसे ही आप टेन्योर्स.on लिखेंगे, टेन्योर्स.in लिखेंगे, उसी टाइम वेलकम जॉइन टेन्योर्स एजुलेशंस आ जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ऑन होगा वहां पे देखिए आप लिखा हुआ है बाय कोर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आपने क्लिक किया है यहाँ पे जितने हमारे लेटेस्ट कोर्स हैं सब आपको दिख जाएंगे। देखिए साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे लिखा रहेगा बाय नाउ। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है, और जैसे ही आप बाय नाउ क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में रजिस्टर नाउ लिख रखा है। यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन रजिस्टर। रजिस्टर करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट आप कैसे करेंगे? वीजा कार्ड, एटीएम, किसी भी कार्ड से आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसे पेमेंट कर देंगे आपके ड्रेस बॉक्स में बिल्कुल आ जाएगा आपका जो कोर्स है। जो कोर्स है आपके पास आ जाएगा और आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। सो यही था आज मेरे साइड से। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज अ लेटर टू गॉड। सो लेटर टू गॉड, क्या कभी आपने लेटर लिखा है गॉड को? देख सकते हैं आप कैसे आप लेटर टू गॉड बाय GL प्रिंट्स, राइट। सो लेटर है, क्या आपने कभी लेटर लिखा है किसी को भी, अपने लव वंस को, अपने डियर वंस को, किसी को भी अपने लेटर लिखा है? यहाँ पे देखिए बात की जा रही है गॉड की। क्या गॉड का कोई परमानेंट एड्रेस है? क्या आपने कभी कोशिश की है गॉड को लेटर लिखने की? शायद की हो, क्योंकि जनरली बहुत बच्चे करते हैं जब एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स आते हैं तो हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, राइट, भगवान को एक तरीके से मस्का मारते हैं, और जब रिजल्ट आने वाला होता है तभी भी हम करते हैं। लेकिन कभी लेटर लिखा है क्या? सो ये जो स्टोरी है GL प्रिंट्स की, लेटर टू गॉड, बहुत एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अपने होप की।
किसके ऊपर बात करेंगे? होप की। नाउ होप के साथ साथ और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करेंगे, और उसके लिए गॉड क्या होता है, राइट। ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, पूरी समरी इसके ऊपर बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, और हम अपने थीम्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर भी उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्वेश्चंस और किस तरीके से आ सकता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, जो वही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में भी, आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन आंसर जो होगा वो सेम होगा। सो देख लेते हैं आज की इस क्लास में कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन इससे पहले आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे। सो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं? शायद होप दिख रही है या फिर कोई हैप्पीनेस, यही दिख रही है, यही समझ में आ रही है। इसी के ऊपर बेस करके आज हम पढ़ेंगे आज की हमारी स्टोरी। सबसे पहले लेंगे अपनी इंट्रोडक्शन। देखिए ऑथर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन्हीं के साथ हम करेंगे। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है और ऑथर के बारे में जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो ऑथर है उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो राइटर लिखते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं जब, तो उनके बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी राइटिंग में। सो ये जो लेटर टू गॉड है, इन्होंने कब लिखी थी और किस सोच में लिखी थी, किस तरीके से इन्होंने लिखी थी, वो ही देखेंगे ऑथर के साथ। देखिए इनका नाम है, पूरा इनका नाम है ग्रेगोरी लोपेज फ्यूएंस, was born on 1895 and died on 1966, right? He was a Mexican novelist, poet and journalist. ये मैक्सिकन पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? यू ऑल नो जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं, जो जनरली जो जर्नल लिखते हैं या फिर आप न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह देखते हैं ना, जर्नलिस्ट उन्हीं को कहा जाता है। नॉवेलिस्ट आप सभी को पता है, नॉवेलिस्ट कौन होते हैं? जो नॉवेल्स लिखते हैं। और पोएट यू ऑल नो, जो पोम लिखते हैं वही है। सो ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन, राइट? मैक्सिकन रेवोल्यूशन, जब मेक्सिको में जो रेवोल्यूशन हुए थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका पार्ट था, ठीक है। इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल इन्होंने स्टैब्लिश किया था उस टाइम पे। In his youth, he spent much time in his father's general store, where he came in contact with the Indian farmers. देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो लेटर टू गॉड है, इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है हमारे ऑथर के बैकग्राउंड से। यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, क्योंकि बचपन में इन्होंने अपने बहुत टाइम इन्होंने इंडियन फार्मर्स के साथ स्पेंड किया था। मतलब उन्होंने अपने फादर के साथ एक जनरल स्टोर में वर्क करते थे, वहीं पे वो कांटेक्ट में आए थे अपने बहुत सारे इंडियन फार्मर के साथ। देखिए ये जो पॉइंट है ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? और कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? आगे देखिए, इंडियन फार्मर्स एंड लेबरर्स ऑफ द रीजन whose lives he later described in his work, राइट? तो यही जो इंडियन फार्मर के साथ, लेबर्स के साथ जो उनका रिलेशन हुआ था, उनके साथ जो कांटेक्ट हुआ था, उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, उसका ग्रेट इम्पैक्ट उनको पड़ा था और आगे जाके उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क में उस चीज को ऐड ऑन किया था, जो कि आज हम पढ़ेंगे लेटर टू गॉड में, जहां पे वो इंडियन फार्मर्स की माइंडसेट की बात करेंगे, पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और नेगेटिव साइड भी देखेंगे। अंडरस्टूड? His stories were seen as exciting, humorous and symbolic of Mexico. Generally उनकी जितनी स्टोरीज होती थी उसमें वो ज्यादातर एक्साइटिंग, ह्यूमरस और सिंबलिक थिंग देखते थे हम, राइट? मेक्सिको की स्थिति के बारे में वो लिखते थे, वहां के पीपल के बारे में लिखते थे, इंडियन लोग के बारे में भी लिखते थे। समझ में आ गया? सो ये जो पॉइंट है जो हमने जाना अपने ऑथर के बारे में, इसी को हम ऐड करेंगे अपने आंसर में, जिसके वजह से जो हमारा आंसर होगा वो बहुत ब्रिलियंट होगा, राइट? अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हैं, ऐसा कोई पॉइंट आप उठा के लिखते हैं जिसमें बाकी लोगों से आप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तभी आपका जो मार्क्स है वो गेनफुल होगा, तभी आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे होंगे। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं।
सो टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल हमेशा आता है, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने कभी लेटर लिखा है गॉड को। जनरली क्रिसमस आने वाला है ना, क्रिसमस आने वाला है और हम लोग क्रिसमस के टाइम पे क्या करते हैं, बचपन से हमारे अंदर एक माइंडसेट होता है या फिर हमारे एसेंस में ही होता है, हम एक लेटर लिखते हैं। किसको? सांता क्लॉज को। किस लिए? गिफ्ट के लिए लेटर लिखते हैं ना, सॉक्स में लेटर डाल के हम रख देते हैं ईव में, क्रिसमस ईव में हम लिख के रख देते हैं और हमें अगले दिन प्रेजेंट मिलता है। हम ये काम करते हैं ना, ये हमारे बचपन से एक आदत होती है। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया कि जब हमारे एग्जाम्स होने वाले होते हैं या फिर जब हमारे एग्जाम हो जाते हैं, जब रिजल्ट आने वाला है, हम भगवान के पास क्या करते? प्रे करते हैं। जनरली मैं क्या करती थी, मैं तो लेटर लिखती थी गॉड को। यस, मैं लिखती थी गॉड को, लेकिन उनका एड्रेस तो नहीं पता होता था। तो मेरे हिसाब से गॉड का एड्रेस क्या होता था, जो मंदिर है हमारे घर का, मैं वहीं पे रख देती थी और ये प्रे करती थी कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। राइट, ये मेरा इंसिडेंट है। तो आपका क्या इंसिडेंट है? यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि टाइटल ऑफ द स्टोरी आपको क्या लगता है, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर क्या ये करेक्ट है अगर हमें लेटर टू गॉड लिख रहे हैं, और आपका क्या इंसिडेंट है, आपको क्या लगता है इसमें, या फिर आपको क्या लगता है कि अप्रोप्रिएट है, ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे आपको इस बैकग्राउंड के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी डालने हैं, जिसमें आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे देखिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिफाइड एज इट शोज द अटरमोस्ट फेथ एंड हाउ गॉड वर्क्स इन स्ट्रेंज वे। राइट, सो ये जो चैप्टर है जनरली किसके ऊपर बेस्ड है? ये फेथ के ऊपर बेस्ड है, अटरमोस्ट फेथ, कि इंसान की कितनी ज्यादा फेथ है। नाउ बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि भगवान हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारे हेल्प के लिए हमेशा हमारे पास रहते हैं, है ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हम भगवान को बुलाएंगे और वो हमेशा हमारे पास आएंगे। लेकिन क्या भगवान खुद हमारे पास आते हैं? नहीं आते हैं। राइट, कभी हमने भगवान देखा है कि नहीं आते। लेकिन भगवान क्या किस रूप में आते हैं? वो शायद किसी ह्यूमन बीइंग के रूप में ही आते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहां पे सोल्यूशन देने के लिए कोई एक इंसान हमारे पास प्रेजेंट रहता है। ना वो कोई भी हो सकता है, कोई भी भगवान के रूप में आ सकता है। जनरली हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, हमारे टीचर्स आ सकते हैं, भगवान की तरह आ सकते हैं ना। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंज वे बताया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि जो गॉड है वो बहुत स्ट्रेंज वे में दिखाया जाएगा। जनरली यहाँ पे जो फार्मर की बात की जाएगी, लेंचो, उसका जो फेथ है गॉड के ऊपर, कैसे वो इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन में पड़ेगा और उस वजह से वो अपने भगवान को याद करेगा और उसका पूरा ट्रस्ट रहता है भगवान के ऊपर कि वो आएंगे और उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करेंगे। इसी में उसका क्या माइंडसेट है, उसका क्या फेथ है। लेकिन साइड बाय साइड उसका ह्यूमन फेथ कितना है, यहाँ पे देखेंगे आप, दो फेथ की बात की जाएगी। दैट इज गॉड की तरफ से फेथ और साथ साथ ह्यूमन फेथ। अंडरस्टूड? यहां पे हम गॉड फेथ के साथ साथ ह्यूमन फेथ की बात करेंगे। एक्चुअली ये वर्सेस होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएगा। हम देखिए जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके सिर्फ क्वेश्चन हम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड? क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको आंसर्स कैसे देना है, आप हम उसी तरीके से पढ़ेंगे सो दैट आपको आंसर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ह्यूमन गॉड फेथ एंड ह्यूमन फेथ इसीलिए बताया जा रहा है कि हम पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड के ऊपर था, लेकिन उसका फेथ ह्यूमन के ऊपर नहीं था। लेकिन क्यों नहीं था? और ये जो फेथ नहीं था, लेकिन उसको हेल्प करता कौन था? उसे हेल्प किसने किया? उसे ह्यूमन ने फेथ किया। उसके जो ह्यूमन है, जो उसके आसपास जो लोग हैं, उसी ने उसको हेल्प की थी एज अ गॉड बन के, लेकिन उसका जो फेथ था बिल्कुल गॉड के ऊपर था, ह्यूमन के ऊपर नहीं था। जो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसी के बारे में बात करेंगे हम आगे जाके। सो आगे देख लीजिए क्या है यहाँ पे। द टाइटल अ लेटर टू गॉड इज ह्यूमरस एज इट्स इम्पॉसिबल टू सेंड अ लेटर टू ऑलमाइटी। ये ह्यूमरस क्यों है? ह्यूमरस का जनरली मीन होता है फन, एंटरटेनिंग, ठीक है, जो जिसमें फिक्टिशियस एलिमेंट्स होते हैं। जनरली उसमें लॉजिकल या फिर रियल बेस्ड चीजें नहीं होती है जनरली। अंडरस्टूड? लेकिन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई भी लेटर नहीं भेज सकता ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मीन्स गॉड।
ऑलमाइटी मीन्स गॉड। नाउ गॉड का एड्रेस तो हम सभी को, किसी को नहीं पता है। हमारे लिए गॉड कहाँ रहते हैं? टेम्पल में। जनरली गॉड तो हर जगह ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो एक मान्यता है, जो हमारा माइंडसेट है, हमसे वही बताया जा रहा है कि एक जो टेम्पल है वहीं पे गॉड होते हैं। अंडरस्टूड। आगे देखिए, thus it shows the ability to faith of a man when he has nowhere to go. राइट। सो यहाँ पे एक एबिलिटी की बात की जा रही है, एक इंसान की एबिलिटी की बात, कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का, या फिर वो प्रॉब्लम में है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ पे जाएगा? अपने इस प्रॉब्लम को सल्यूशन उसका कौन देगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टाइटल में जानना, क्योंकि टाइटल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि लेटर टू गॉड क्या जस्टिफाई है आपके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डालने हैं। पहले आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है, आपको पहले टाइटल का जो मेन जो रीजन बताया जा रहा है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। देन आपको अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दैट इज आवर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, गॉड हैज क्रिएटेड मेनी ऑफ अस इन हेल्दी फॉर्म्स। राइट, हेल्दी फॉर्म्स मीन्स कि हमें सारे फैसिलिटीज एक्सेस है, हम सबको खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, हर चीज के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा। मतलब कि गॉड ने हमें हेल्दी फॉर्म में भेजा है। बट वी आर ऑलवेज लेजी टू डू थिंग्स, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस ईच टाइम। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत लेजीनेस दिखाते हैं। अपने बिहेवियर की वजह से हम कभी कभी अपनी लाइफ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, सीरियसली नहीं ले पाते हैं। फाइंडिंग एक्सक्यूज ईच टाइम, और हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जनरली एग्जाम आ चुके हैं, पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन फिर भी अगर हम लेजीनेस दिखाएं तो क्या उसका रिजल्ट होगा? रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़े, डिटेल फॉर्म में पढ़े, तभी हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आगे देखिए, इन दिस स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड दैट आवर एम फॉर द गोल एंड डेडिकेशन टू गेट इट कैन हेल्प अस प्रिक्योर आवर एम। This is very important line, that is our aim for the goal and dedication to get it can help to procure our aim. हमारा जो aim है, अभी हमारा aim क्या होना चाहिए? अभी हमारा aim होना चाहिए एग्जाम, और एग्जाम के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए कि हमें कैसे पूरे पेपर को सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। कौन से सेक्शन को सबसे पहले उठाना है? राइट, सबसे इजी होता है, सबसे पहले हमें उठाना चाहिए लिटरेचर सेक्शन। राइट, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। हमारे सारे कॉन्सेप्ट एनालिसिस अगर हमने ठीक से कर रखा है तो लिटरेचर सेक्शन हमारा बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है? If we aim something, we must go to all heights in order to reach it. अगर हमारी जो डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, किसी भी चीज के लिए हम करते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे? तभी हम अपने जो अचीवमेंट है, या फिर अपना जो एम है, या फिर जो मोटो है, उसको हम सक्सेसफुली फुलफिल कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर हार्ड वर्क है और डिटर्मिनेशन है, और ये दोनों अगर वर्क करेगा, तभी हम अपने वर्क को अचीव कर पाएंगे। राइट, आगे देखिए, इट इज ऑल्सो सटायर ऑफ द रियलिटी हैपनिंग इन द सोसाइटी। यहाँ पे ह्यूमरस के साथ साथ सटायरिकल भी है। देखिए, इस पूरे स्टोरी में हमने देखा एक ह्यूमरस फॉर्म और दूसरा है सटायरिकल। नो, सटायरिकल क्यों बताया जा रहा है? इसीलिए बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे गॉड फेथ एंड ह्यूमंस फेथ, इन दोनों की बात की गई है। यहाँ पे सटायर जो है वो ह्यूमंस फेथ पे किया जा रहा है। राइट, किस पे किया जा रहा है? ह्यूमंस फेथ पे। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब हम जनरली समरी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जब लेंचो पोस्टमैन जो उसे पैसे देता है, जो उसकी हेल्प करता है, उसी के फेथ के ऊपर जब उसी का क्रुक कहता है, वहीं पे क्या आ जाता है? जो ह्यूमन फेथ है वो हट जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि उसका जो फेथ है सिर्फ गॉड के ऊपर होता है, ह्यूमन फेथ पे नहीं होता है। इसीलिए ये एक्चुअली सोसाइटी के ऊपर जो हैपनिंग है, जो रियलिटी है, रियलिटी के ऊपर सटायर किया जा रहा है कि कोई इंसान आपकी हेल्प करता है, लेकिन जो रियलिटी हमें क्या दिखाती है कि आजकल जैसे लोग हो चुके हैं, सेल्फिश हो चुके हैं, ग्रीडी हो चुके हैं, इसी वजह से जो रियलिटी को सटायर किया जा रहा है। समझ में आया? सो आगे बढ़ते हैं। तो
अभी ले लेते हैं हम एक छोटी सी समरी, राइट, शॉर्ट समरी ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एनालिसिस भी करेंगे। अंडरस्टूड। लेंचो एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर। सबसे इंपॉर्टेंट है लेंचो का कैरेक्टर जो है, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, आपके एग्जाम्स में आता है कि जो लेंचो का कैरेक्टर आप उसको किसमें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले तो आपको उसके बारे में बताना है कि वो कैसा पर्सन था। वो एक ऑनेस्ट पर्सन था और एक हार्ड वर्कर पर्सन था और वो एक पुअर फार्मर था। अंडरस्टूड। आगे क्या है, ही वॉज शॉक्ड एज हिज क्रॉप्स वॉज ruined इन द हिल स्टॉर्म, ही हैड नो फूड फॉर द एंटायर ईयर। जनरली क्या होता है, हेल स्टॉर्म क्या होता है, हेल स्टॉर्म जैसे आपको पता है, जैसे ओले गिरते हैं, जब बारिश होता है तो ओले गिरते हैं, उसी को कहते हैं हेल स्टॉर्म। यहाँ पे जब स्टार्ट होती है स्टोरी, आपने देखा है कि लेंचो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा होपफुल होता है, राइट, बहुत ज्यादा हैप्पी एंड होपफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको विश होती है, उसको एडमायर होता है कि इस बार जो उसकी फसल है, किस चीज की फसल होती है, उसकी कॉर्न की फसल होती है, तो उससे इस चीज में भरोसा होता है कि इस बार जो कॉर्न की फसल होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसका जो उसने लगाए थे कॉर्न्स के पेड़ वो बहुत अच्छे से ग्लूम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे उसमें फ्लावर्स आ रखे हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में वो दिख रहा है। सिर्फ उसे क्या नीड है, सिर्फ उसे नीड है रेनफॉल की। रेनफॉल के होने से कैसे जो उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसके लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था और उसको पता था अगर बारिश बहुत अच्छी होगी तो उसका जो फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रूम करेगा और जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा क्या मिलेगा, उसे बहुत ज्यादा मनी मिलेगा, उसकी जितनी प्रॉब्लम है लाइफ की वो सब ठीक हो जाएगी और पूरे साल के लिए उसकी जो पूरी फैमिली है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। यही देखते हैं। लेकिन और जनरली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो रेनफॉल्स होते हैं, जो रेन ड्रॉप्स है, उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है कॉइन से, है ना, कॉइन से कंपेयर किया जाता है पैसों से। वो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जो रेन ड्रॉप्स है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये सब क्या है, ये गोल्ड कॉइन्स है ना। गोल्ड कॉइन्स क्यों कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लेंचो को कैरेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं और उसने जो रेन ड्रॉप्स को गोल्ड कॉइन से कंपेयर किया था, क्यों किया था। गोल्ड कॉइन से इसीलिए कंपेयर किया था, फार्मर्स के लिए जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, जो फार्मिंग होती है वो ही इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, उनकी लाइफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो भी वो वर्क करते हैं उसी के लिए वो सारा काम करते हैं और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब उसे काटा जाता है, फसल काटी जाती है, उससे बेच के जो उन्हें पैसे मिलते हैं उन्हीं से उसकी जो लाइफस्टाइल, जो हाउस होल्ड जो भी चोर्स है उसी से होता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फसल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो सब उसी पे डिपेंड रहते हैं। अगर फसल खराब होती है तो उनकी पूरी लाइफ रियून हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अगर फसल बहुत अच्छी होती है तो उनकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाती है, काफी अच्छा उन्हें प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए जो गोल्ड कॉइन है, इसीलिए गोल्ड कॉइन्स को रेन ड्रॉप से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। वो बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स है उसको गोल्ड कॉइन में वो करता है, एनालिसिस करता है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। जनरली आगे क्या होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा शॉक कब होता है, जब वो ये देखते हैं कि बारिश के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या होता है, हवा चल रही होती है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से उसकी जो फसल है वो खराब होने के हालत में रहती है। समझ में आया। आगे देखिए, ही हैड नो फूड फॉर द एंटायर ईयर, और अगर उसकी फसल खराब होती है तो पूरे साल के लिए उसको खाना नहीं मिलेगा, उसकी पूरी फैमिली को खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। सो उसकी हैप्पीनेस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक सैडनेस में, एक कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाती है, वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। अब वो क्या सोल्यूशन निकालता है उस चीज का, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको पता है कि फसल खराब हो चुकी है क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से जितने फसल में जो फूल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल निकले थे, जिसके बाद फूड निकलने वाला था, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। अब उस बिल्कुल वो बहुत ज्यादा वो अपसेट हो जाता है, लेकिन वो फेथ रखता है किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। और वो क्या करता है, He was very hopeful and faithful towards God, बहुत ज्यादा फेथफुल होता है, and decide to write a letter to God and asking for the 100 pesos। ठीक है, ये जो pesos है, जैसे कि हमारा रुपी है इंडियन करेंसी, वैसे ये जो pesos है ये भी करेंसी है मैक्सिकन की, राइट। मैक्सिकन, लैटिन अमेरिकन जो जगह है वहां पे pesos यूज किया जाता है करेंसी के लिए, ठीक है। तो उसने कितने रुपए डिमांड किया, उसने मांगा 100 pesos, ठीक है, और उसने
उसने कहाँ पे लेटर लिखने के लिए सोचा? गॉड को, जो कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस किस फॉर्म में, अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमरस स्टोरी है किस बेसिस पे, सो यहाँ पे जो उसका फेथ था उसके साथ साथ जो वो लेटर लिखता है गॉड को, ये ह्यूमरस फॉर्म में आता है, क्योंकि जो ऑलमाइटी है, जो गॉड है, उसके पास आप लेटर नहीं दे सकते, है ना, ऐसा कोई परमानेंट एड्रेस तो नहीं होता है। सो यहाँ पे ये जो फॉर्म है यही है ह्यूमरस फॉर्म। ह्यूमरस क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये आपको वहां पे इंक्लूड करना है। अंडरस्टूड? At post office, everyone made fun of the poor man deed. अब पोस्ट ऑफिस हम सभी को पता है जनरली, अब तो हमने लेटर्स लिखना बहुत बंद कर दिया है, बहुत कम ही लिखते हैं, क्योंकि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, हम ईमेल्स करते हैं, हम मैसेजेस करते हैं, लेकिन लेटर्स हम जनरली नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी हमें आइडिया तो है, हम पहले तो लिखते थे, लेटर्स लिखते थे। सो लेटर्स कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में। जो लेंचो है जब वो पोस्ट ऑफिस में लेटर भेजता है तो वहां पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हार्श रियलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे राइटर, जहाँ पे दिखाते हैं जो लोग उसका क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि गॉड के पास कैसे लेटर पहुंचाएंगे। जो लेटर है कौन पहुंचाता है? पोस्ट मास्टर, वही पहुंचाते हैं। वहां पे परमानेंट एड्रेस लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लेटर भेजते हैं ना। लेकिन गॉड का तो कोई लेटर का कोई एड्रेस ही नहीं है, तो वो लेटर कहाँ भेजते? इसी वजह से डीड्स मतलब होता है वर्क, कोई भी हम काम करते हैं दैट इज कॉल्ड डीड्स, राइट। सो ये जो पुअर मैन के जो डीड्स होते हैं इसको देख के वो बहुत ज्यादा एस्टॉनिश होते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और साइड बाय साइड इसका फन भी करते हैं। Understood? But one postman was a serious man and did not take the letter lightly. लेकिन सब लोग बहुत फन करते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें से एक पोस्ट मास्टर होते हैं जो कि इस चीज को लाइटली नहीं लेते हैं। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि कैसे एक इंसान भगवान के ऊपर कैसे उसका फेथ होता है। कुछ भी हो जाए, लोगों को ये पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन कौन निकाल के देंगे? भगवान। तो ये जो फेथ है, इस फेथ के लिए बहुत ज्यादा वो स्ट्रेंज होते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी भी होते हैं, और ये चाहते हैं जो पोस्टमैन है वो ये चाहते हैं कि इसका जो लेंचो का जो ये फेथ है वो गॉड पे रहे। इस पूरे स्टोरी में दो कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, दैट इज लेंचो के ऊपर और दूसरे पोस्टमैन के ऊपर। यही दो कैरेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है सब कुछ। हम लेंचो के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी देखेंगे और साथ साथ जो पोस्टमैन के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हम देखेंगे। सो पोस्टमैन क्या करते हैं? Postman was a serious man and did not take the letter lightly because he was impressed by the extreme faith of the men. So लेंचो का जो extreme faith है उसको देख के बहुत खुश हो गए थे। He collected money to give in charitable work in the needy farmer. Now उसका faith तो उसने देख के बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके रिटर्न में सिर्फ लेटर लिख के ही तो वापस नहीं करना है ना। क्या करना है? उसने किस चीज की डिमांड की है? उसने 100 पैसों की डिमांड की है। अब उसे लेटर में जब उसे रिटर्न करना है, वो चाहता है कि उसकी तरफ से लेंचो ने क्या आशा की थी कि अगर वो गॉड को लेटर देगा, इन रिटर्न लेटर मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा, मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई के साथ साथ उसने कुछ डिमांड भी की थी 100 पैसों की। अब वो 100 पैसों कहाँ से आएंगे? सो पोस्टमैन क्या करते हैं, वो अपने जितने भी कलीग्स हैं सबसे एज अ चैरिटेबल वर्क, चैरिटेबल मीन्स जब हम विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, जब हम किसी के बदले कुछ काम करते हैं उसके बदले जब हम कुछ नहीं चाहते हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर एक चैरिटेबल वर्क के लिए जब हम कोई काम करते हैं, उन्होंने उसी पर्पस में जितने भी कलीग्स होते हैं उनसे क्या मांगे होते हैं? उनसे कंट्रीब्यूशन मांगी होती है। ठीक है, सबसे थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मांगी होती है। नाउ आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ना, सुपर 30, है ना, मूवी देखी होगी सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन होता है। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, राइट, तो उसको लेटर में स्टैंप लगाना होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। उसके लिए उसके फादर क्या करते हैं, जो पोस्ट मास्टर में वहां पे जितने पोस्टमैन बैठे रहते हैं उनसे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन मांगते हैं ना, पैसा मांगते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सब लोग हेल्प तो करते हैं, जिसकी वजह से स्टैंप खरीद के उसमें लगाता है। वैसे ही सीन है यहाँ पे, समझ में आया? कंपेयर कर सकते, समझ सकते हैं इस चीज को। सो यही चीज वहां पे होती है। तो वो क्या करते हैं, चैरिटेबल वर्क के लिए सबसे पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के वो उसको कितने पैसे भेजते हैं? 70। उस पर कितनी डिमांड की होती है? 100 पैसों की, लेकिन वहां पे ये कितनी डिमांड करते हैं? वहां पे कितना ये दे पाते हैं? 70 पैसों दे पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बट लेंचो गॉट एंग्री एज ही रिसीव ओनली 70 पैसों इंस्टेड ऑफ 100। सो वो 70 की जगह कितना, उसे 100 की जगह कितना मिलता है? 70 मिलता है। As he asked for without knowing the truth, he blamed the postmaster and wrote another letter to God. क्या होता है?
वो मांगते तो उससे 100 है लेकिन मिलता कितना है 70। जैसे ही उसे 70 पेसोस मिलता है वो क्या करता है, वो उस मास्टर को ब्लेम करता है, राइट। देखिए, एंड वॉन्ट नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट एज देयर इज बंच ऑफ क्रूक्स हु हैड स्टोलन 30 पेसोस फ्रॉम द 100 पेसोस सेंट बाय हिम। वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए जो हमने पहले बात की थी गॉड्स फेथ वर्सेस ह्यूमन फेथ। यहाँ पे जो लेंचो है वो क्या करता है, जो उसे 70 पेसोस मिलता है उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल नहीं रहता है, बल्कि उसे जो बाकी 30 पेसोस नहीं मिलता है उस चीज के लिए वो किसको ब्लेम करता है, वो ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस के जो लोग होते हैं। वो क्या बोलता है, वो दूसरा लेटर लिखता है ये कह के कि अगली बार थैंक यू फॉर सेंडिंग द पैसा, लेकिन अगली बार आप ये वाला पैसा मत भेजिएगा। एक तो वो गुस्सा होता है, ठीक है, थैंक यू के साथ साथ वो गुस्सा भी करता है और ये बोलता है कि मैंने आपसे कितने मांगे थे, मैंने आपसे मांगे थे 100 और आपने मुझे दिए 70। शायद जो पोस्ट ऑफिस में जितने लोग थे सारे क्रूक्स थे, इसीलिए शायद उन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे, इसीलिए आप नेक्स्ट टाइम आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। समझ में आया। लेकिन जो लेंचो है उसका जो आप बात, उसका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर माइंडसेट देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है, उसका ये दिख रहा है जो उसका फेथ है गॉड के ऊपर इतना ज्यादा एक्सट्रीमली एकदम हाई लेवल पे है। उसे ये लगा कि उसने अगर 100 मांगा है तो गॉड ने उसे 100 ही दिया होगा, ठीक है। आपने भगवान से जो मांगा है उतना ही आपको मिला है। लेकिन ये ह्यूमनिटी है, ये जो ह्यूमैनिटी है जो क्रूअल बन चुकी है, सेल्फिश बन चुकी है, शायद इन्होंने बदमाशी करके उसमें से पैसे निकाल लिए, क्योंकि भगवान से गलती नहीं हो सकती, उसके अकॉर्डिंग भगवान से गलतियां नहीं हो सकती। ये किसके वजह से हुआ है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, शायद जो पोस्टमैन थे वहां पे उन्होंने शायद ये गलती की है। समझ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो जनरली जो पोस्टमैन होता है वो किस चीज के लिए एक्सपेक्टेशन करता है, वो एक्सपेक्ट करता है शायद उसने 70 पैसों सबकी हेल्प से उसे पहुंचाया तो शायद वो बहुत ग्रेटफुल होगा, वो अपने लेटर में शायद थैंकफुल रहेगा अपने दूसरे लेटर में। लेकिन वो क्या देखता है, जब वो देखता है कि जो लेंचो इंस्टेड ऑफ थैंकिंग देम वो क्या करता है, वो उसको रिब्यूक करता है और उन लोगों को क्रूक बोलता है। तो यहाँ पे जो माइंडसेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर हम साइड देखें लेंचो का, एक तो उसका ह्यूमन फेथ नहीं था, दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए उसके हिसाब से गॉड है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट एक और इंसान है, इंसान भी नहीं है, मीन्स एक ऑलमाइटी है, हम सभी को पता है गॉड तो एक फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो फेथ है, यहीं पे जो डिलेमा है, देखिए ये जो डिलेमा है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो डिलेमा है, नाउ डिलेमा क्या होता है, डिलेमा होता है जब हम कंफ्यूजन रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी आपके अंदर डिलेमा है कि रिजल्ट कैसा होगा, आप एग्जाम कैसे देंगे, आगे जाके मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके आगे होगा कि आप साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहेंगे। सो ये जो डिलेमा है यही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लेंचो के बिहेवियर में, जहां पे इसका जितने भी इसको फेथ है वो सब गॉड के ऊपर, लेकिन ह्यूमन के ऊपर इसका फेथ नहीं है। लेकिन इसने इस चीज को जानने की कोशिश नहीं की, जो गॉड है, गॉड खुद वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, गॉड खुद से वहां पे नहीं आते हैं, बल्कि वो अपने कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, लेकिन वो इंसान के रूप में आपके पास आते हैं और हेल्प करते हैं। समझ में। यहाँ पे आप ये भी चीज देख सकते हैं कि भगवान से अगर आप कुछ भी मांगते हैं, भगवान कहीं ना कहीं से आपको हेल्प कर ही देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको जो आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको परेशानी है, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिली जाती है, हेल्प मिली जाती है, लेकिन किसके फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में। सो ये जो फेथ है, ये फेथ को भी हमारा जो राइटर है उस चीज को काफी ग्रेटफुल दे रहे हैं इस चीज को, लेकिन जो ह्यूमैनिटी की तरफ ह्यूमन का जो नेचर है इसके ऊपर वो थोड़ा सा परेशान, इस चीज के ऊपर वो सटायर करे कि सोसाइटी कैसे, जो इंसान नहीं है, मींस जो ऑलमाइटी गॉड प्रेजेंट नहीं है, उनके ऊपर लोगों का इतना फेथ है, लेकिन जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन सेक के लिए है, ह्यूमन फॉर ह्यूमन सेक, राइट। ह्यूमन जो है सोसाइटी किससे बनती है, ह्यूमन के लिए बनती है, ह्यूमैनिटी के लिए बनती है, लेकिन उसी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। समझ में आ गया। तो समरी जो है यही है। आगे देखते हैं। यस, चलिए अब बात करते हैं हम अपनी थीम की। अगर हम थीम की बात करें, यहाँ पे दो साइड दिखता है।
पहला देखिए, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द ब्लाइंड फेथ ऑफ द पीजेंट। ब्लाइंड फेथ ऑफ द पीजेंट, पीजेंट का जो ब्लाइंड फेथ था गॉड के ऊपर, उसी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। दूसरा देखिए, द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म बट द पीजेंट्स टेक इट एज अ डिवाइन एक्शन। जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि डिवाइन एक्शन। जब उसकी फैमिली उससे पूछती है कि अब क्या होगा, जब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है, उसे लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से उठाता है, अपने आप को एक जोश देता है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट देता है कि जो प्रॉब्लम देता है उस वही हमारा सोल्यूशन निकाले। कहते हैं ना कि अगर भगवान ने प्रॉब्लम दी है तो भगवान इसका सोल्यूशन निकाल के देंगे, है ना। ये जो बिलीफ है उसने भी यही कहा था अपने बच्चों को कि अपनी लेडी को और अपने बच्चों को कि जो प्रॉब्लम जिन्होंने दी है वही उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। और जनरली हमारी एक बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इसने भी उसी पॉजिटिव थॉट में इस चीज को लिया था। समझ में आया? देखिए, he writes a letter to God and finding the money he believes that it has given by God himself. So जैसे ही वो लेटर लिखता है गॉड को, उसके अंदर क्या बिलीव रहता है कि ये गॉड ने उसे खुद दिया है। जो उसे पैसे मिलते हैं, जो उसको 70 पैसोज मिलते हैं, वो किसने भेजे हैं? वो गॉड ने भेजा है। उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि गॉड कहाँ से पैसे भेजेंगे, गॉड कहाँ से पैसे देंगे। गॉड थोड़ी ना कहीं प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस थोड़ी ना है, एक्चुअल में एक ह्यूमन फॉर्म में थोड़ी ना वो है वहां पे, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी या पोटेंशियलिटी नहीं कि इस चीज को समझ सके। समझ में आया? आगे देखिए, इवन ही फाइंड्स 70 pesos, he is not pleased as he thinks that God must have given 100 pesos but the postman might have stolen 30 pesos। यहाँ पे एक और पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे एक और चीज सटायर किया गया है कि हमें, देखिए, हमारे अंदर ये बिहेवियर होता है, हमें जितना ही मिलता है हम उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। हमारे अंदर हमेशा रहता है कि कोई भी हम डिमांड करें, किसी भी चीज़ की हम डिमांड करें, शूज़ चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, लाइफ को लेके हमारे हमेशा सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। हम कम में कभी भी खुश नहीं रहते। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर इससे ज़्यादा मिल जाता तो हम ज़्यादा हैप्पी रहते, अगर ये मिल जाता तो ज़्यादा। तो ये जो लाइफ का जो डिलेमा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो एक जो ईगरनेस रहती है, इसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ पे ह्यूमन से यही बताया जा रहा है कि ह्यूमन को कुछ भी मिले। देखिए, उसने 100 की डिमांड की थी, एटलीस्ट उसे 70 पैसों मिला है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा तो प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल गया ना उसे, है ना। 70 उसे मिल गया, 50 से हाफ होता है, लेकिन 70 मिल गया, मीन्स उसको जितनी भी उसे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन थोड़ा बहुत तो उसे मिल गया है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। उससे जो यहाँ पे 30 पैसों नहीं मिला है, इसी की टेंशन इसको है, लेकिन जो 70 पैसों उसको मिला है उसको वो नहीं ले रहा है, ठीक है, उस चीज को वो नहीं समझ पा रहा है। सो ये जो चीज दिखाई गई है यहाँ पे, इसको ह्यूमन बिहेवियर को दिखाया गया है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? ह्यूमन नेचर को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को दिखाया जा रहा है, जो कभी भी किसी भी चीज को लेते सेटिस्फाई नहीं रहता है। जनरली ये जो बात है, ये मॉडर्न सोसाइटी के जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अंडरस्टूड? उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि लोगों की समझ नहीं रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को देख नहीं रहे हैं, ठीक है। उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो उन्हें मिल रहा है उससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक हैं, राइट। वो और ज्यादा की डिमांड करते हैं, जितनी उनके पास है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा सफरिंग, पेन वहां पे वर्क कर रहा है। समझ में आया? आगे देखिए क्या है, जो दूसरा थीम है वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है द स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मेंटेलिटी ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल ऑफ विलेजेस एंड ऑल्सो सिंपैथिक नेचर ऑफ पीपल लाइक पोस्टमैन। यहाँ पे एक और चीज दिखाई जा रही है कि कैसे इलिटरेट मेंटेलिटी, लोगों की कितनी ज्यादा, ये जो ह्यूमन नेचर है इसी के बारे में बात की जा रही है कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो नहीं समझ पा रहा है। लेकिन सिंपैथी, जो पोस्टमैन है, देखिए जो पोस्टमैन है उसका क्या डीड था इसमें, उसने जो भी किया, क्या उसमें उसका कोई स्वार्थ था, क्या उसने अपने लिए कुछ किया? उसने पैसे जमा करके दिए, उसने पूरा चैरिटेबल वर्क के लिए दिया, क्योंकि उसका जो फेथ है गॉड के ऊपर वो बने रहे एज अ ह्यूमन काइंडनेस। इसमें पोस्टमैन का जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन काइंडनेस के लिए दिखाया गया, एक ह्यूमैनिटी दिखाई गई, है ना, कि वो जो ह्यूमैनिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट
हमारे अंदर जो इमोशंस फीलिंग्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये बिहेवियर होता है हमारे नेचर के अंदर, राइट, ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पे जो पोस्टमैन है, जो उसने कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगा, उसने अपने अंदर से सेटिस्फैक्शन के लिए उसने उस फार्मर को हेल्प किया, लेकिन फिर भी उसको क्या मिला इन रिटर्न? उसको ये टैग मिला कि वहां पे शायद क्रूक्स हो, मींस इनडायरेक्टली जो पोस्टमैन है उसको क्रूक कहा गया। नाउ यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सटायर किया जा रहा है कि कैसे इंसान जो उसकी हेल्प करते हैं वो उन्हीं को बुरा बोलना स्टार्ट करते हैं। लोग अपनी जो रियल बेस है, जो रियल इंसिडेंट है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो किसी को ब्लेम करने से पहले एक बार नहीं सोचते कि उसने उसके लिए हेल्प किया या नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे ह्यूमैनिटी के साथ साथ अनकाइंडनेस भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिटी के साथ साथ इनह्यूमैनिटी बिहेवियर भी दिखाया जा रहा है कि पोस्टमैन जो अपने साइड से ह्यूमैनिटी दिखा रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड में जिसको ग्रेटफुल होना चाहिए वो भी इनह्यूमैनिटी की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे जो पोस्टमैन का कैरेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, एक अच्छे डीड के लिए, गुड वर्क के लिए उसने लेंचो एक फार्मर की हेल्प की। देखिए, अगर पोस्टमैन चाहता तो वो भी बाकी पोस्टमैन की तरह हंस के उस बात को हटा सकता था, उस चीज को दूर कर सकता था, लेकिन जो पोस्टमैन है इसका कैरेक्टर यहाँ पे जो हमारे राइटर ने डिपिक्ट किया है वो इसीलिए डिपिक्ट किया है क्योंकि एक ह्यूमन में, एक सोसाइटी को अगर वर्क करना, आजकल आप देख सकते हैं कितने क्राइम्स बढ़ चुके हैं, ह्यूमन का दुश्मन बन चुका है ना, इंसान का दुश्मन बन चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी में वर्क करने के लिए। एक सोसाइटी किससे बनती है? इंसानों से बनती है, ह्यूमन से बनती है, और अगर ह्यूमन के सपोर्ट करेगा, अगर ह्यूमन का साइड देगा, तभी ये जो दुनिया है वो बदलेगी, राइट। तभी जो हमारी सोसाइटी है वो डेवलप करेगी, और तभी ये एक इतना अच्छा प्लेस बनेगा ताकि सब लोग वहां पे अच्छे से सरवाइव कर पाए, अच्छे से रह पाए। समझ में आ गया? सो यहाँ पे देखिए, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत छोटा है, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड्स है, जो इसका इनर मीनिंग है, वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, सब बच्चे क्या करेंगे, आपको थोड़ा डिफरेंट क्यों बनना है, आपको डिफरेंट इसलिए बनना है, आपका पेपर सबसे अच्छा क्यों होगा, या फिर आप अच्छा स्कोर कैसे करेंगे? अगर आप अच्छे से आंसर लिखते हैं, आप इनर मीनिंग को समझ पाते हैं कि राइटर जो है लिखने का पूरा पर्पस क्या है। इतनी सिंपल स्टोरी, आपको पता आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है। आपको जो इनर वैल्यूज है, जो मॉरल वैल्यूज है, या फिर जो एनालिसिस है, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए और उसी चीज को अगर आप एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, अपने पेपर में लिख के आ पाएंगे, तभी जो आपका रिजल्ट होगा वो बहुत बेस्ट होगा। समझ में आया? आगे देखिए, लेंचो द फार्मर इज एन अनएजुकेटेड पर्सन। कौन है वो? एक अनएजुकेटेड पर्सन था एंड फुल ऑफ ब्लाइंड फेथ। ही इज अवेयर ऑफ द रियलिटी रादर देन थैंकिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ही कॉल्स देम ग्रीडी एंड बंच ऑफ crook. This is the irony in the story. So humorous आपको पता चल गया, और जो irony है वो यही पार्ट है जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि इंसान जब जो अनएजुकेटेड माइंड है या फिर जो इलिटरेट माइंडसेट है, यहाँ पे सिर्फ अनपढ़ गवार की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे माइंडसेट बताया जा रहा है कि लोगों की माइंडसेट इतनी छोटी है, वे इलिटरेट है, जो उनकी हेल्प करते हैं वो उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनकी एसेंस को नहीं समझ पा रहे, एक्चुअल थिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, और उन्हीं को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आ गया? जो स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमने अच्छे से एनालिसिस किया है थीम्स के साथ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट के दो मतलब है, आप सभी को उस चीज को समझना है, और आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है। अगर डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आगे देखिए, मॉरल क्या मिलता है हमें इस स्टोरी में? हमें मॉरल क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट, द राइटर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड वांट्स टू शो अस द एक्सट्रीम फेथ इन द ऑलमाइटी व्हिच कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्केस्ट टाइम। देखिए, इस चैप्टर में आप कहेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, दिलेमा के साथ बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक से ज्यादा थीम्स की बात की जा रही है, बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की जा रही है। सिर्फ एक जनरली आप एक पॉइंट को यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे सारे साइड्स देखने पड़ेंगे, आपको सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला तो यही है कि जो ब्लाइंड फेथ है, देखिए जब भी कोई परेशानी होती है ह्यूमन काइंड में, ह्यूमननेस में, अगर सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किसके सपोर्ट में जाते हैं? वो जाते हैं गॉड के पास में, ठीक है। उनका जो ब्लाइंड फेथ है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं उनके लिए। तो ये जो ब्लाइंड फेथ है ये हमेशा रहे, यही चाहते हैं। और जो
फार्मर जो पोस्टमैन का जो रोल है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसने जो फेथ था उसको तोड़ा नहीं। अगर वो चाहता तो उसको तोड़ सकता था, वो बाकी लोगों की तरह से चुप रह सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो ये विश्वास है ये टूटने नहीं दिया और ये जो फेथ है उसने हमेशा के लिए उसमें रखा। समझ में आया? इट इज ऑल्सो द पावर ऑफ इनोसेंट फेथ इन गॉड टू एम्पावर पीपल इन सिचुएशन ऑफ हार्डशिप। ठीक है, सो यहाँ पे यही जो बात है इनोसेंट फेथ दिखाया जा रहा है लेंचो के बारे में, लेकिन साइड बाय साइड हमें ये भी पता है, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें मॉरल स्टोरी से तो यही दिखाया जाता है, लेकिन इसका साइड साइड ये है कि हमें कैसे एक इनोसेंट फेथ, देखिए जो इनोसेंट फेथ इसीलिए बताया जा रहा है, पावर ऑफ इनोसेंट फेथ, क्योंकि उसे ये चीज नहीं पता कि गॉड का कोई एड्रेस नहीं, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। ठीक है, परमानेंट, लेकिन फिर भी जो उसने भेजा पोस्ट ऑफिस में इस होप से कि शायद कहीं ना कहीं से गॉड उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, और गॉड ही हेल्प करेंगे। उसको ये पता था कि लेटर्स कहाँ पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके। अब पोस्ट ऑफिस में जाके कहाँ जाता है उसको ये चीज नहीं पता थी। ठीक है, तो ये इनोसेंट फेथ है, यही दिखाया जा रहा है। तो मॉरल हमारे यही बात हो रही है। ठीक है, कैसे ब्लाइंड फेथ में बात की जा रही है। और अगर हम एनालिसिस देखें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ गए जो हमने अभी डिस्कस किया थीम्स के साथ। सो आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी क्वेश्चंस को आपको देखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देखना है इस चैप्टर में, बिकॉज बाकी कोई भी क्वेश्चंस आए इसी क्वेश्चंस को मोल्ड करके डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आंसर होगा वो सेम होगा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आंसर्स लिखे हैं, लेकिन इसमें आप अपने पॉइंट्स पे इंक्लूड करेंगे। कैसे आपको आंसर्स फ्रेम करना है वो भी मैं बताऊंगी। राइट, सो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे रेन ड्रॉप्स की बात की ही गई है कि रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों कंपेयर किया गया है। ठीक है, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, है ना, हमें पता है गोल्ड कॉइन्स से न्यू कॉइन्स के से कंपेयर किया गया था। लेंचो कॉल्स देम सेंट्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स कॉइन, जो बड़े ड्रॉप्स है वो क्या थे, 10 सेंट कॉइन से, और जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो 5 सेंट कॉइन्स से। अंडरस्टूड। लेंचो होप दीज रेन ड्रॉप्स विल गेट हिम अ रिच क्रॉप, और उसके अंदर क्या माइंडसेट था, उसके अंदर ये था कि इन्हीं ड्रॉप से वो एक रिच क्रॉप बनाएगा, मींस बहुत ज्यादा उसकी फसल होगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में वो रहेगा, है ना। कोई भी लोग बिजनेस करते हैं तो उनके अंदर क्या फ्रूटफुलनेस रहती है, ये रहती है ना कि उनके जो बिजनेस है बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे भी यही चीज है। आगे क्या है, सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स, इसीलिए उसने से न्यू कॉइन्स बोला था। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आप इतना आंसर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, आपको काफी एलैबोरेट करना पड़ेगा। क्या एलैबोरेट करना है, आपको ये सब बताना पड़ेगा जो कॉइन्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, या रेन ड्रॉप्स जनरली देखिए जब बारिश होती है, जब सूखा पड़ जाता है गर्मियों में, समर सीजन में आप देखेंगे जब सूखा पड़ जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे लोग एक बारिश की वेट करते हैं। जब बारिश गिर रही होती है, जब उसमें जो एसेंस आता है, जो मिट्टियों में जो खुशबू आती है, जब एक एनर्जेटिक फॉर्म निकलती है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बारिश हमेशा एक पॉजिटिविटी दिखाती है ना, हमेशा रेन हमेशा पॉजिटिविटी दिखाती है, और जो रेन ड्रॉप्स है वो भी एक पॉजिटिवनेस दिखाने लगती है। जितने फार्मर्स होते हैं उनकी जितनी भी हार्वेस्टिंग होती है उन सभी को गोल्ड से कंपेयर किया जाता है। इसीलिए क्या है, क्योंकि उन्हीं से जनरली अगर आप देखेंगे जो भुट्टा है वो जब हो जाता है बिल्कुल एकदम गोल्ड की तरह फील होता है। अगर आप पूरे लैंड में देखेंगे ना, फील ऐसा लगता है कि बिल्कुल गोल्ड है, मतलब उसका कलर जो होता है थोड़ा सा गोल्डन कलर में होता है, इसीलिए उसे गोल्ड की तरफ भी कंपेयर किया कर सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ उसी को बेच के उनके घर में पूरे साल के लिए पैसा आएगा, है ना, उसी को बेच के वो लोग अपनी लाइफ में फ्रूटफुल रहेंगे। जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं, उसके रिटर्न हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन इनका क्या है, इनका तो ये फसल इंपॉर्टेंट है ना, ये फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग करके जो भी नहीं मिलता है वो ही इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, जो कि आना ही आना है, ये आता ही है आपके CBSE बोर्ड में। राइट, दूसरा क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिड द लेटर रीच गॉड, क्या लेटर गॉड तक रीच करता है। Why did the postman send a reply to Lencho? Why did postmaster send a reply to Lencho? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पहला है कि क्या गॉड तक लेटर पहुंचता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या पोस्टमास्टर लेंचो को रिप्लाई क्यों करता है, क्योंकि उन सभी को पता है जो भी वो लेटर लिखता है, लेटर गॉड तक तो नहीं पहुंचेगा, है ना, नहीं पहुंचेगा। और जनरली अगर पोस्टमास्टर रिप्लाई नहीं करता, वो लेटर यहाँ से वहां और एक दिन कहीं पे
डस्टबिन में पड़ा रहता वो, है ना, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन पोस्टमास्टर कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भी पढ़ा ना। तो आंसर देखिए, द लेटर डिडंट रीच गॉड बिकॉज गॉड हैज नो पोस्टल एड्रेस। हम सभी को पता है ना, गॉड का कोई पोस्टल एड्रेस तो नहीं है। The postmaster saw the letter and opened it. He was impressed by Lencho's faith in God. He did not want to shake this faith, so he decided to reply the letter. So यहाँ पे आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था लेंचो के फेथ में, और वो नहीं चाहता था जो उसका फेथ है गॉड के ऊपर वो टूटे, और जनरली ही डिसाइडेड टू रिप्लाई दैट, और इसीलिए उसने लेटर लिखने की सोची थी। यहाँ पे आप इसकी ह्यूमैनिटी को भी लिख सकते हैं, इसकी ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, एक मैनकाइंड के लिए, एक मैनकाइंड के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोएट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जो पोएट एम्प्लॉयज थे, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट था। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल पीपल। जनरली उन्होंने पहले फर्न तो किया था, लेकिन उन्होंने हेल्प भी की थी। इसीलिए जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना, इसको सोसाइटी से रिप्लाई किया जा रहा है, सिंबलाइज किया जा रहा है एक्चुअली, जो सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, राइट। The post office employees were kind-hearted and helpful people. They were impressed by Lencho's faith in God. They decided to help him. Each of them contributed a part of their money. They sent all this money to Lencho through a लेटर। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, जहाँ पे एक सोसाइटी को सिंबलाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे जो राइटर क्या दिखा रहे हैं कि जो सोसाइटी है, जो मैनकाइंड है, सोसाइटी किससे बनती है, ह्यूमन से बनती है। और अगर कोई ह्यूमन प्रॉब्लम में पड़ता है तो उसको हेल्प करने कौन आएगा, एक ह्यूमन ही उसकी हेल्प करेगा, राइट। सो जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन काइंडनेस दिखाता है, जो अपना काइंडनेस या विजडम दिखाते हैं, वो एक गॉड की तरह, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। जो ह्यूमंस है वो ही कौन है, वो ही है हमारे गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, राइट। सो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है, सो दैट आपका जो आंसर्स है इसका वेटेज बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, Why did Lencho's happy mood change into concern? उसका जो हैप्पी मूड था, चीयरफुल मूड था, ये कंसर्न में क्यों बदल गया। पहले तो वो बहुत खुश था, बाकी आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। क्यों? It was the time of supper. सपर रात का टाइम था। Big drops of rain began to fall. Huge mountains of clouds appeared in the sky. The air was fresh and sweet. Lencho went out to feel the pleasure of rain on his body. He was so happy that he said, "These are not raindrops. They are new coins. The big drops are 10-cent coins and the little ones are 5." But suddenly, large hailstones began to fall and it hailed for an hour. Lencho's field was white as it covered with salt. His crops was totally destroyed. Thus his happy mood changed into concern. तो क्या समझ में आया कि जब वो बहुत ज्यादा होपफुल था, उसका एक इंट्यूशन था जिसने उसे बताया था कि शायद आज बारिश होगी। जब क्लाउड्स होते हैं स्काई में तो हमारे अंदर भी एक इंट्यूशन होता है ना कि शायद आज बारिश होगी। सो उसके अंदर भी इंट्यूशन था कि बारिश होगी, और जब बारिश हुई वो बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि इसने इसी चीज के लिए होप किया था। उसे ये लगा था कि जैसे ही बारिश होगी तो उसके जो फार्मिंग है, जो उसकी जो भी फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छे से फ्रूट देगी उसमें, राइट। सो लेकिन जब वो देखता है जो उसका जो बारिश होता है, जो रेनफॉल होता है, वो कैसे हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे तक हेल स्टॉर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके जितने भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो भी मक्के के, जो भी कॉर्न्स के जो फ्लावर्स वगैरह, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और सब जितने भी उसके रूट्स के पास में बिल्कुल बिछ जाते हैं। क्या बिछ जाते हैं? जो हेल स्टॉर्म्स है ना, जो हेल स्टॉर्म्स है जब वो बिछ जाता है, उसका जितना प्लेजर होता है वो क्या होता है, वो दूर हो जाता है, राइट। सो आगे क्या है, इसी वजह से जो उस पर क्या किया जाए, सॉल्ट की तरह बोला, मतलब बिल्कुल उससे बिछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से उसके जितने फसल है वो खराब हो जाता है
और उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। आगे देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? ये आंसर आप सभी को पता है, हमने पूरे चैप्टर में इसी चीज को डिस्कस किया आज की क्लास में। इस आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं और इस आंसर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कितने ही मार्क्स का है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे से पता है स्टोरी में जितने ही पॉइंट्स आपने देखे, आज हमने जो भी थीम्स के बारे में बात की, मॉरल या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की, वो सारे पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जनरली देख लेते हैं इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वर्कड हार्ड on his land. One year he hoped there would be a good rainfall. He hoped to have a good harvest. It started raining. He was very happy, but suddenly the weather turned bad. A strong wind began to blow. There was a hailstorm. Lencho's field was covered with hailstones. All his crops was destroyed. Lencho had nothing to live on, but he had deep faith in God. He was sure God would help him, so he sat down to write a letter to God. He asked God to send him 100 pesos. राइट? सो यहाँ पे लेंचो का जो कैरेक्टर है ये भी इंक्लूड हो जाता है, जहाँ पे आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे वो फेथफुल था गॉड के लिए, इसकी जो इनोसेंट फेथ थी कैसे उसने फोर्स किया लेटर लिखने के लिए गॉड के लिए, ऑलमाइटी गॉड के लिए, लेकिन उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, राइट? लेकिन फिर भी उसने लेटर लिखा इस होप में कि शायद, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो कौन सॉल्यूट देगा, उसका सोल्यूशन कौन देगा? गॉड देंगे। उसने ये भी बोला था ना कि जिसने ये प्रॉब्लम दी है वो इस चीज का सोल्यूशन देगा, इसीलिए वो फेथफुल था और उसने उसका आंसर को दिया, राइट? इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज पोस्टमैन, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जो पोस्टमैन का कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम के पर्पस में यही जो इंपॉर्टेंट, जब हमने आज बात की है, डिस्कस की है इस वीडियो में, यही सब इंपॉर्टेंस है और इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।